अच्छा चलें, अब ये हमारे पास कुछ कोड स्निपेट्स दिए हुए, इनकी हम लोग 1 बाय 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। बल्कि आई वुड से कि इसको उठा के हम लोग ठीक है। तो अब इसके अंदर से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ए को अगर हम लोग लें तो अब इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ये जो ए है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो हम लोग देखेंगे लूप जो है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। तो कोई मुझे बताएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है अगर हम लोग एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लूप के सर 2n। ठीक है। तो इसकी हमारे पास 2n होगी क्योंकि i इज लेस देन इक्वल टू 2n है। इसके अंदर देखना क्या होता है, हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारे पास जो है वो इसके अंदर हम लोगों ने देखना क्या होता है कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है आई में। ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये देखना होता है कि आई की वैल्यू हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एन जो है वो कहाँ तक जा रही है। तो ये आई की वैल्यू हमारे पास 2n तक जा रही है, तो हमें पता है कि ये लूप जो है 2n टाइम्स जो है एग्जीक्यूट होगी। एक्सीलेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एसिम्प्टोटिक स्मॉल आर n हो जाएगी। ये कोई मुझे बताएगा कि बी जो है ये कहाँ तक जाएगा। ये n स्क्वायर n स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 टू i इज लेस देन इक्वल टू n टाइम्स n। तो इसकी जो अपर लिमिट है वो n स्क्वायर है और हर मरतबा एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हमारे पास n स्क्वायर तक जाएगी। ये कोई मुझे बताएगा। सर n+1। n टाइम्स ये नहीं देखना होता कि हमारे पास n की वैल्यू स्टेटमेंट में कैसे यूज होनी होती है। हम लोगों ने ये देखना होता है कि वैल्यू इनिशियलाइज किससे हो रही है, वैल्यू अपर लिमिट क्या है और इंक्रीमेंट कितना है। तो हर मरतबा हमारे पास एक का इंक्रीमेंट हो रहा है और i की वैल्यू n तक जा रही है, तो ये हमारे पास n स्टेप्स जो है ये वाली लूप लेगी। इसका कोई मुझे बताएगा, ये ट्रिकी है। चलें इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। n स्क्वायर होगा ये भी। दिस इज ट्रिकी। चलें उससे पहले अगर हम लोग e को कर लें, i नहीं आ सकता, प्रॉब्लम साइज के रिस्पेक्ट में n के अंदर ही हमने डिफाइन करना है। e का मुझे बताते हैं पहले, e का क्या होगा। 100n इनर लूप देखें कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, n n टाइम्स। और आउटर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स n हमारे पास 100n हो जाएगा। अब d के ऊपर आते हैं, d को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अब जब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो इनर लूप है ये डिपेंड कर रही है आउटर लूप के ऊपर। मतलब जब तक हमें i की वैल्यू पता ना हो तब तक हम लोग ये नहीं देख सकते कि j वाली लूप जो है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि ये देख लेते हैं कि इनर लूप j की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो मुझे ये बताएं जब i की वैल्यू 1 होगी तो इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। j is equal to 1 to j is less than or equal to 1 j plus plus कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। 1 टाइम सर। 1 टाइम 1 टाइम। ठीक है, 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। फिर जब हमारे पास i की वैल्यू 2 है तो इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। 2 टाइम्स 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। ठीक है। अच्छा, इस चीज को ना आपने इस तरीके से अपने जहन में रखना है कि हम लोग यहाँ पे भी यही काम कर रहे हैं, जो ई है इसके अंदर भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। पहले देख रहे हैं कि जे इनर मोस्ट स्टेटमेंट
ये एक तो हमने डायरेक्टली 100n निकाल लिया ना, क्योंकि हमें पता है कि इनर लूप 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम लोग देखें कि आई की वैल्यू जब 1 है तो इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, n टाइम्स। आई की वैल्यू जब 2 है तो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, n टाइम्स। आई की वैल्यू 3 है, कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, n टाइम्स। प्लस कितनी आई की वैल्यू जब 100 होगी कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, n टाइम्स। तो हमारे पास 100 एडिशंस हो रही हैं, ठीक है। 100 टाइम्स n को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास 100n जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो आई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो इनर लूप है वो हमारे पास डिफरेंट टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। आई की वैल्यू 1 है तो इनर लूप 1 मरतबा एग्जीक्यूट होगी। आई की वैल्यू 2 है तो इनर लूप 2 मरतबा एग्जीक्यूट होगी। आई की वैल्यू 3 है तो इनर लूप 3 मरतबा एग्जीक्यूट होगी। और फिर जब आई की वैल्यू हमारे पास n है तो इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, n times. n टाइम्स। तो ये जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू आउटर लूप इनर लूप की जो हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं, तो इनर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास आउटर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए हम लोगों ने इनर लूप को देख लिया कि वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसके अंदर अगर हम लोग सिंपल आपके पास अरिथमेटिक सीरीज होती है, वो ये कहती है कि आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ऐड करें, ठीक है। और हाँ, ये आपके पास हो जाएगा इसको n आपके पास टोटल वैल्यूज है, ठीक है। और फिर आपने ऐड करना है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1 है, लास्ट वैल्यू आपके पास n है, तो n + 1 या 1 + n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऐड करेंगे अरिथमेटिक सीरीज के हिसाब से, तो n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो ये वाली लूप एग्जीक्यूट होगी। तो ये चीज़ समझ आ गई कि डी की हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। Yes, sir. Some. अच्छा, ठीक हो गया। अब हम लोग जो है बस अरिथमेटिक सीरीज अप्लाई कर देनी है ना, और ये बस याद रखने वाली चीज़ है कि जब इनर लूप जो है वो आउटर लूप के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि आउटर लूप की पहली वैल्यू के लिए हमारे पास इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, दूसरी वैल्यू के लिए कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब फिर ये हम लोगों ने कर लिया था, अब पार्ट एफ के ऊपर आते हैं। एफ को हम लोग देखते हैं, तो इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दोनों जो लूप वेरिएबल्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन इसके अंदर फर्क जो आउटर लूप है ये तो हमारे पास इजी है फाइंड करना। i = 1 to i <= n i ++ ये n टाइम्स जो आउटर लूप एग्जीक्यूट होगी। इनर लूप जो है वो हमें थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा कि इनर लूप जो है वो हमारे पास कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। j = 1 to j <= n, j × 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब n की वैल्यू हमारे पास क्या वैल्यू होगी तो हमारे पास j कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। फर्ज करें इसके अंदर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं n जो है वो हमारे पास 10 है, ठीक है। या चलें कोई और वैल्यू ले लेते हैं, n = 32 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। n अगर हमारे पास 32 है, क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 और इस वजह से मैंने ऐसी वैल्यू ले ली है जो 2 की पावर में हो। तो जब n = 32 है तो आउटर लूप जो है वो तो हमें क्लियर है कि जो फॉर आई वाली जो लूप है, आउटर लूप जो है वो हमारे पास 1 से लेके i <= 32 टाइम्स जो है वो हमारे पास चलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 32 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अब इनर लूप को देखते हैं। अब j की पहली वैल्यू क्या होगी 32 के लिए, j की पहली वैल्यू हमारे पास 1 होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी 2, j = j × 2, Sir, 2 तो उससे अगली वैल्यू क्या होगी for 4. 4, 4, फिर 8, 8, फिर 16, 16, फिर 32। अब जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू 32 होगी तो अब हमारे पास जो है वो ये लूप एग्जीक्यूट होना जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये 32 के लिए कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हुई 6 टाइम्स, ठीक है। अगर n = 64 होता तो फिर इसने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होना था so 7,
7 टाइम्स 128 अगर नहीं 7 टाइम्स होना था ना, क्योंकि जे की वैल्यू 32 के बाद जो है वो अगली वैल्यू हमारे पास 64 होनी थी, तो उसमें जो है वो हमारे पास 7 टाइम्स एग्जीक्यूट होना था। अच्छा, अगर n की वैल्यू हमारे पास 128 होती तो फिर इसने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होना था? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। तो अब आपको ये कोई समझ आ रही है कि इस फंक्शन को हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू n अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर ये एफ वाला रिपीट कर दीजिएगा। सर ये कोई ये वाला? सीरीज बन रही है ज्योमेट्रिक या ऐसे? नहीं, इसको ऐड नहीं series? करना, इन वैल्यूज को ऐड नहीं करना। ये हम लोगों ने बस ये देखना है कि जब जे n की वैल्यू हमारे पास n की वैल्यूज अगर हम लोग देखें और देखें इनर लूप हमारे पास जो है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, तो n की वैल्यू जब हमारे पास हमने जो भी ट्राई की है, जब n की वैल्यू हमारे पास 32 है तो इनर लूप 6 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई है, 64 है तो 7 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई है, 128 है तो 8 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई है, इसी तरह 256 होगी तो 9 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। तो हम लोगों ने ये देखना है कि n के ऊपर हम लोग कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाए। 6 को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू n, 7 को डिफाइन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू n, तो हम लोग n पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये 2 की पावर्स में कुछ बन रहा है ना, तो आपको ये पता है कि जब 2 की पावर 5 हो तो वो किसके इक्वल होता है? 32 के। इसी तरह है ना? यस सर। और अगर मैं आपसे कहूं कि log ऑफ 2 to the power 5 या log ऑफ 32 ये किसके इक्वल होगा? log base 2। भूल गए आप लॉगरिथम्स? log ऑफ 2 to the power 5 बेस से कैंसिल हो जाती है, तो बाकी जो रह जाएगा वो 5 रह जाएगा। तो जो पावर होता है ना उसका जो इनवर्स फंक्शन होता है वो हमारे पास काइंड ऑफ log होता है, ठीक है। तो अगर 2 to the power 10 है उसका log base 2 लेंगे तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा। 2 to the power 10 का log जो है हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नीचे जो ग्रोथ हो रही है वो लॉगरिथमिक ग्रोथ हो रही है, तो हमारे पास log ऑफ 32 तो 5 आता है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये हमारे पास log ऑफ n प्लस 1 बन सकता है, ठीक है। log ऑफ n प्लस 1 बन सकता है कि log ऑफ 32 हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6। log ऑफ 64 हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये फंक्शन बन रहा है ये हमारे पास log ऑफ n प्लस 1 बन रहा है इनर लूप का। तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? n, आउटर लूप की n है, n टाइम्स log ऑफ n टाइम्स log ऑफ n प्लस 1, ठीक है। तो इसे एसिम्प्टोटिक्स में लिखेंगे तो हम लोग ऑर्डर n log ऑफ n कर देंगे, प्लस 1 हमारे पास 5 हो जाएगा तो हमारे पास n रह जाएगा और log ऑफ n रह जाएगा। तो इसकी एसिम्प्टोटिक्स में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ऑर्डर n log ऑफ n आ जाएगी। ये जो हमारे पास लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अभी इसके अंदर जो j वाली जो लूप है ये हमारे पास लॉगरिथमिक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। जो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका एक और तरीका भी है समझने का। इसका हमारे पास तरीका क्या है समझने का कि जो हमारे पास लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम जो हमारे पास डाटा होता है उसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को स्किप कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास n32 था तो हम लोगों ने क्या किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 8 9 10, फिर हमारे पास 16 17 18 32, ठीक है। जब हमारे पास n32 था तो j की पहली वैल्यू क्या ली? 1, अगली वैल्यू क्या ली? 2। 1 और 2 के बीच में हमारे पास नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, तो 1 से हम लोग 2 पे चले गए। अब 2 से हम लोग जो है वो 4 पे जा रहे हैं, दैट मीन्स हर स्टेप के ऊपर काइंड ऑफ हम लोग हाफ वैल्यूज 1 से लेके 4 तक 4 वैल्यूज थी तो उसके अंदर से हाफ वैल्यूज जो है वो हम लोग स्किप कर रहे हैं, 2 वैल्यूज जो है वो हम लोग स्किप कर रहे हैं। अब 4 से लेके अगला मतलब यहाँ से 1 से 4 तक देखा जाए तो हमारे पास 4 वैल्यूज बनती है, उसमें से हाफ स्किप कर दी। फिर अगर हम लोग देखें तो 1 से लेके 8 तक हमारे पास जो है वो 8 वैल्यूज बनती हैं, तो काइंड ऑफ उसमें से हाफ को जो है वो हम लोग स्किप कर रहे हैं, हर आइट्रेशन में हाफ वैल्यूज को हम लोग स्किप कर रहे हैं,
ठीक है। अब हमारे पास जो है वो 1 से लेके 16 तक 16 वैल्यूज बनती हैं, तो 9 से लेके 15 तक फिर काइंड ऑफ हाफ वैल्यूज को हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हर आइट्रेशन के अंदर हाफ वैल्यूज को स्किप कर दें तो वो हमारे पास उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास log ऑफ n बनती है। ठीक है। तो जिस तरह ये हमारे पास log ऑफ n है, इसी तरह अगर आपको याद हो बाइनरी सर्च आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी। बाइनरी सर्च में आप क्या करते हैं, ये आपके पास कोई वैल्यू आपने सर्च करनी है, उससे आप स्टार्ट होता है, मिड होता है, एंड होता है। ठीक है। आप मिड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब जब मिड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, जो आप वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो आपके पास मिड से छोटी है, तो क्या करेंगे? सर मिड से पहले वाले हिस्से से कंपेयर कर लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे। दूसरा छोड़ देंगे, तो हाफ को हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है। अब फिर जो पहले वाला हिस्सा है इसके अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारे पास एंड हो जाएगा, ये उसका मिड आ जाएगा। अब नया जो मिड है उससे वो वैल्यू बड़ी है, तो फिर क्या करेंगे? ये हाफ पार्ट हम लोग स्किप कर देंगे, इस वाले पार्ट में सर्च करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर जो मिड आ रहा है उससे छोटी वैल्यू है, तो इस हाफ को स्किप कर देंगे, इसमें सर्च करेंगे। हर स्टेप के अंदर हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम स्पेस होती है उसको हाफ में डिवाइड करते हैं हर स्टेप के अंदर। तो वो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लॉगरिथमिक बनती है। लॉगरिथमिक की हमारे पास कोई बेस भी होती है, लॉग बेस बी ऑफ एन। तो ये बेस कैसे डिसाइड होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप समझ लें। अगर हमारे पास फर्ज करो प्रॉब्लम साइज को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। हर स्टेप में उसके अंदर से 2 हिस्से स्किप करते हैं, एक हिस्सा हम लोग ले लें। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन 3 हिस्सों में से हम लोग 2 हिस्सों को स्किप करते हैं, एक हिस्सा ले लें। फिर उससे अगले स्टेप में हम लोग जो है वो 2 हिस्सों को स्किप करते हैं, एक हिस्सा ले लें। तो अब हर स्टेप में हम लोग क्या करें, अपने प्रॉब्लम साइज को जो है वो हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर। ठीक है। और हम लोग जो है वो उसमें से 2 हिस्से स्किप कर रहे हैं, एक हिस्से को कंसिडर कर रहे हैं। और अगले स्टेप में फिर उस एक हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और उसमें से एक हिस्सा जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? log बेस 3 ऑफ n। ऐसा आपको कोई एल्गोरिदम तो नहीं मिलेगा जिसकी log बेस 3 हो भी सकता है वैसे। आई थिंक बी ट्रीज को अगर आप देखें तो वो शायद आपके पास इससे मिलती जुलती कोई चीज़ हो। लेकिन ये है कि अगर आपके पास ब्रांचेस हैं, बी ब्रांचेस हैं, हर स्टेप में आप उसके अंदर से जो है वो ए बी ब्रांचेस में से ए कंसिडर करते हैं, बाकी को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log बेस बी ऑफ एन हो जाएगी। कोई मुझे फॉर लूप में बताएगा, फॉर I is equal to 1 to I is less than or equal to n, I is equal to I multiply by, मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बेस 4 की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। मतलब मैं चाहता हूं कि ऐसी लूप डिजाइन करूं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log बेस 4 ऑफ n हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, log बेस 4 ऑफ n जो है वो हमारे पास बन जाएगी। ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर हम लोग हर मरतबा जो है काइंड ऑफ अगर मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं तो पहली वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे। दैट मीन्स 4 हिस्से किए, उसमें से 1 2 3 हम लोगों ने स्किप कर दिया, 4th पे चले गए। फिर 4 से अगली वैल्यू हम लोग 16 लेंगे। दैट मीन्स के 16 तक हम लोगों ने 4 हिस्से किए, उसमें से हम लोगों ने जो है वो 4 से लेके 5 से लेके 15 तक, मतलब 3/4 वैल्यूज जो काइंड ऑफ हम लोगों ने स्किप कर दी। ठीक है। और फिर हम लोग इस तरह 1/4 वैल्यू को हम लोगों ने कंसिडर किया, तो इसकी बेस जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगी। तो आपको ये अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे पास जो है क्यों होती है, व्हाई डू वी हैव लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट। और जो लॉगरिथमिक की हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी जो बेस होती है वो हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर हमारे पास log बेस b ऑफ एक एल्गोरिदम है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log बेस b ऑफ n। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इन ईच इटरेशन प्रॉब्लम स्पेस is divided into b parts and only one of it is considered। ठीक है।
और ये हर आइट्रेशन में है। वो जो एक पार्ट ऐसा आइट्रेशन में हम लोग कंसिडर करेंगे ना, अगली आइट्रेशन में उसके फिर भी हम लोग पार्ट्स करेंगे और उसमें से एक को कंसिडर करेंगे। ये नहीं है कि हम लोगों ने मिडल निकाल लिया, दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, अब इस पूरे के पूरे पार्ट को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। ये फिर हमारे पास लॉगरिथमिक नहीं होगी। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये कोई इस तरह का एल्गोरिदम है कि उसके अंदर हम लोग मिडल वैल्यू देखते हैं, अब मिड से आगे एक एक वैल्यू सारी स्कैन करते हैं, मतलब सारी वैल्यूज हम लोगों ने स्कैन की, इसके अंदर फिर फर्दर ब्रांचिंग नहीं की, तो इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? हाफ वैल्यूज को स्किप कर दिया और हाफ में से हर एक को कंसिडर किया हम लोगों ने। सर n/2। एक्सीलेंट, n/2 होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हम लोगों ने हाफ दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, लेकिन सिर्फ एक स्टेप पे फर्स्ट स्टेप में डिवाइड किया, उसके बाद हाफ वैल्यूज को जो है वो हम लोगों ने 1 बाय 1 सारों को जो है स्कैन किया, तो इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर n/2 होगी, विच वुड बी इक्वल टू ऑर्डर n, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ऑर्डर n/2 इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर log बेस 2 ऑफ n, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होते, इन दोनों में जो है वो हमारे पास बहुत फर्क होता है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है बेटे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई चीज़ क्लियर ना हो?